चलें जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है कि हमें राउटर चाहिए, तो राउटर एक लाइब्रेरी थी, सही है। तो लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, तो हम लिख सकते हैं रिएक्ट राउटर। जब हम रिएक्ट राउटर लिखेंगे तो इसका मेन पेज आ जाता है, ये रिएक्ट राउटर का मेन पेज है। अच्छा, रिएक्ट राउटर में आपको हो सकता है और किस्म के भी राउटर्स मिल जाएं, तो इसका ये लोगो थोड़ा याद रख लीजिएगा, सही है, क्योंकि लाइब्रेरीज एक ही चीज की बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे अगर आपको फर्ज करें आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे अपनी वेबसाइट पे पीडीएफ दिखानी है, सही है, तो आप लिख सकते हैं कि रिएक्ट पीडीएफ लाइब्रेरी। जब आप ये लिखेंगे तो आपके पास गूगल पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपके पास लाइब्रेरीज आएंगी। जैसे कि ये पहला वाला है रिएक्ट पीडीएफ। अब ये एक लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी का काम क्या है? पीडीएफ दिखाना। आपको रिएक्ट जो पॉपुलर है उसकी पॉपुलैरिटी की वजह यही है कि लोगों ने बहुत ज्यादा ओपन सोर्स यानी कि फ्री लाइब्रेरीज बना के रखी हुई हैं। अब आपको जो छोटा काम करना है आपको उसके लिए क्या मिल जाती है? लाइब्रेरी। आप उस लाइब्रेरी को डाउनलोड करें और यूज करें। तो इसी तरीके से अब हम आ रहे हैं रिएक्ट के राउटर पे। रिएक्ट राउटर ये एक सिंपल मैंने बताया था एक लाइब्रेरी है जो किसके लिए हेल्प आउट करती है कि एक पेज से दूसरे पेज में जाना। ये क्यों मसला हुआ था? क्योंकि रिएक्ट किस टाइप की एप्लीकेशन है? सिंगल पेज एप्लीकेशन है, यानी कि एसपीए है, सही है। अगर आप इसको गूगल पे कभी इत्तफाक हो, पता नहीं आप क्या सर्च करते रहते हैं गूगल पे, लेकिन अगर आप गूगल पे सही चीजें सर्च करें तो उस पर आपको पता लगेगा कि आप सिंगल पेज एप्लीकेशन का थोड़ा एक आर्टिकल पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, और इसमें भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही यूज होती है, सही है। तो अब हमारे पास आता है वर्जन्स का इशू, ये हमने देखा था। तो वर्जन्स में मैंने आपको कौन सा वर्जन बोला था? 6.3। ये तो 3.2 पे आ गया। अच्छा, मैंने एक चीज देखी थी कि जो आपका W3 स्कूल्स है, अगर आप उस पर भी सर्च करेंगे ना रिएक्ट राउटर, तो वो भी 6.3 के अप्रोच को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़े इश्यूज होंगे आपके पास जब आप गूगल पे ट्यूटोरियल्स वगैरह देखोगे। अगर वो स्विच दिखा रहा है ना, स्विच लिखा हुआ है कहीं पे स्विच का कंपोनेंट यूज करो रिएक्ट राउटर में, तो वो 5 है, वो रिएक्ट राउटर वर्जन 5 है। अगर वो स्विच नहीं दिखा रहा है राउट और राउट्स जो हमने लास्ट टाइम किया था, तो वो 6.3 बिलो है, यानी 6.1 से लेके 6.3 तक है। अगर उसमें राउट्स गुम हो गया है, ब्राउजर राउटर गुम हो गया है लेकिन स्विच भी नहीं है, तो समझ जाइए कि वो 6.3 से अबव है। बात समझ आ रही है? तो लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा वाला राउटर यूज करते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये सपोर्ट आपको हर मिलेगी क्योंकि अब उन्होंने 6.3 रिलीज की थी, तो उनको इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन रखनी है और वो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है क्या? 6.3, और यहां से हम लोग ट्यूटोरियल पे जा सकते हैं और ट्यूटोरियल में हमें वो बताएगा कि 6.3 को कैसे इंस्टॉल करना है। 6.3 की इंस्टॉलेशन का ये उसने कमांड लिखी हुई थी, राइट? लेकिन हम ये कमांड यूज नहीं करते, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये चीज याद है आपको? हम यहां पे लिखेंगे npm install react router dom। यहां तक कमांड सेम है, सही है। @6 करेंगे, यहां तक कमांड भी सेम है। अब सिर्फ फर्क कहां पे आएगा, इसके आगे क्या लगा देंगे? 6.3। अब आप एंटर दबा दें तो ये कौन सा वर्जन लेकर आ रहा है? 6.3। ये 2 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है। इंस्टॉल हो गया है। एक दफा ये इंस्टॉल हो जाए तो मैंने कहा था आपको किस फाइल में जाना चाहिए? package.json। अब आप package.json में जाएंगे तो ये रहा आपका रिएक्ट राउटर डॉम, और ये वर्जन कौन सा दिखा रहा है? 6.3। इसको वेरीफाई करना लाजमी है क्योंकि अगर आपके पास वर्जन का इशू है तो आपकी ऐप जो है उल्टा सीधा काम करेगी। दूसरा, आप रिएक्ट पे देख सकते हैं वर्जन कौन सा है? 18। रिएक्ट 18 है, और हम लोग जो नॉर्मली जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं या कन्वेंशंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिएक्ट 16 है, सही है। वो 16 क्यों है? क्योंकि 16 वाइडली एक्सेप्टेड वर्जन था।
यानी कि ज्यादातर आपको रिएक्ट का जो काम मिलेगा वो किसका मिलेगा, 16 का। तो आपके पास, क्योंकि इसमें इसको हम कहते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी क्या होती है कि भले ये रिएक्ट 18 है लेकिन ये 16 का कोड भी इजीली चलाता है। बात समझ आ रही है? तो ये इसको हम कहते हैं बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। लेकिन जब ये अगर ब्रेकिंग चेंज आता है, ब्रेकिंग चेंज का मतलब होता है कि अब पुराना कोड नए वाले वर्जन पे नहीं चलेगा। ये किसके साथ हुआ है, रिएक्ट राउटर के साथ। सही है। अभी जो चल रहा है वो 6.7 है। अब 6.7 का जो कोड है वो डिफरेंट है किससे, 6.3। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो ज्यादातर कोड आपको गूगल पे दिखेगा, जो ट्यूटोरियल्स में दिखेगा, वो किसका है, 6.3 का। तो आप अभी हम लोग काम कर रहे हैं 6.3 के कोड से, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट भी 6.3 की मिल जाएगी। तो अगर ये आपके पास नेक्स्ट में, क्योंकि आप यहां से ही फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप 6.7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस क्या करना पड़ेगा, उसका यहां से कोड सही से पढ़ के चलना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि उसने क्या चेंजेस करे हैं, उसमें क्या क्या वो चीजें हो सकती हैं। जो फंक्शनैलिटी यहां है वही फंक्शनैलिटी वहां भी है। फंक्शनैलिटी में उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया है, बस कोड लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जब रिएक्ट राउटर हमने इंस्टॉल कर लिया, हमने चेक कर लिया 6.3 आ गया, उसके बाद हम लोग कहां गए थे, एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा जो कि यहां पे अलग होती है थोड़ी, लेकिन हम अलग करते हैं। सबसे पहले आप जाते थे main.js में या index.js में। index.js में आप सबको दिख रहा है कि स्ट्रिक्ट मूड लगा हुआ है और किसके ऊपर रैप हुआ हुआ है, ऐप पे। आप ये रहने दें, आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल थोड़ी इसको सिंपल बनाने के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। नहीं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका ताल्लुक आपके कोड चेकिंग से है, राउटर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने क्या इंपोर्ट किया है रिएक्ट राउटर डॉम से, ब्राउजर राउटर। बेसिकली जो ब्राउजर राउटर फंक्शन है वो राउटर को बताता है कि किस ऐप पे राउटर को चलाना है। बात समझ आ रही है? तो अब ब्राउजर राउटर जो कंपोनेंट है उसको हम रैप कराएंगे किसके ऊपर, तो ये मैं ऐप उठाऊंगा जो कि बेसिकली मेरा मेन कंपोनेंट है। ये याद है ना, ऐप मेन कंपोनेंट क्यों है। अब हमने वहां से ब्राउजर राउटर इंपोर्ट किया, उसको रैप करा दिया किसके ऊपर, ऐप। अब ऐप के अंदर जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी काम होगा, उसके ऊपर कौन लगा हुआ है, ब्राउजर राउटर। बेसिकली मेन फंक्शन है किसका, रिएक्ट राउटर का। यानी कि जिसके ऊपर ये ब्राउजर राउटर लगा होगा वो उसके अंदर जो राउटर की फंक्शनैलिटी है अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरा तरीका क्या होता है कि मैं ब्राउजर राउटर यहां पे लगाता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं डायरेक्टली आ जाता हूं app.js में। मैं यहां पे ज्यादा कचरा नहीं करता, क्योंकि index.js को क्लीन रखना चाहिए, index.js को ज्यादा क्रैम्ड अप नहीं करना चाहिए, ज्यादा उसमें इश्यूज ना हो। तो ये मैं सिर्फ इसमें ब्राउजर राउटर लगाता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्टली आ जाता हूं app.js में। अब app.js में जब आप आओगे तो इधर हमने कुछ चीजें डिफाइन की थी, हम फिर से एक इंपोर्ट करेंगे। अब हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, एक तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं राउट्स का फंक्शन और दूसरा हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, राउट का फंक्शन। इसका मतलब है कि अब हम फाइनली राउटर्स को बनाने जा रहे हैं। सही है, डायरेक्टली कहां क्या बनाने जा रहे हैं, राउट्स, राउटर्स। राउट जो है मेन फंक्शन है जो कि बताता है कि भाई आपके पास कौन कौन सा मेन राउट है। एक काम करते हैं कि ये जो सारा कचरा है इसको साफ करते हैं। वैसे एक बात बताएं, ये जो है ये हमारा लॉगिन है, लॉगिन ये थोड़ा सही नहीं हुआ होगा। तो ये लॉगिन कंपोनेंट है, तो इसको होना चाहिए इधर। अब हम इसको फाइनली यहां से डिलीट कर देते हैं। अब हम हमारे पास क्या बच गया,
हमारे पास दो कंपोनेंट बच गए। एक कंपोनेंट का नाम क्या है? नेविगेशन। दूसरे का नाम क्या है? लॉगिन। अब हम क्या करते हैं, फिलहाल इस सब को डिलीट करते हैं और हमारे पास क्या रह गया है? सिर्फ ऐप, div ऐप, बिल्कुल खाली। जैसे कि हमारे पास app.js मिलता है जब आप एक नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो आपको ऐसी शक्ल दिखती है जब आप सब कुछ डिलीट कर देते हैं। बात समझ आ रही है? अभी हमने क्या क्या चीजें इंपोर्ट की हुई हैं? राउट्स और राउट। क्यों? क्योंकि अब हम राउटर्स बनाने जा रहे हैं। और राउटर क्या होता है ये तो हमने लास्ट क्लास में जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे बहुत डिटेल से बात की थी कि क्या होता है। तो हम अब राउट्स बनाने जा रहे हैं। राउट्स भी हमने बना लिए थे, लेकिन हम चलो फिर से बनाते हैं। क्या ये वाले? अच्छा, इसकी तरीकेकार से तंग मत होइएगा। ये किस तरह की इंपोर्ट है? नेम्ड इंपोर्ट है। और ये राउट्स और राउट को हम इंपोर्ट कर रहे हैं दोबारा किससे? रिएक्ट राउटर डॉम से। अब ये मैं राउट्स और राउट, ये दो फंक्शन सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकता हूं जब कोई ऐप किसके ऊपर रैप हुई हुई हो? ब्राउजर राउटर पे। सही है? अगर वो ऐप ब्राउजर राउटर पे रैप नहीं हुई हुई तो मैं राउट और राउट्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर, पहले मैंने क्या बनाया? राउट्स। राउट्स में आपके पास ये बिल्कुल HTML के टैग की तरह है कि राउट्स मेन टैग है। अब इस मेन टैग का एक स्मॉल टैग डलेगा जिसका नाम क्या है? राउट। अब इस राउट में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है क्या? टू। दूसरा क्या होता है? एलिमेंट। अब ये आपको वेरीफाई करना है, तो बल्कि टू नहीं, पाथ है। टू जो है लिंक का है। तो आप देख रहे हैं राउट्स है, उसके अंदर क्या है? राउट। राउट के दो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, और पहला एट्रीब्यूट क्या है? पाथ। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? एलिमेंट। अब ये नॉर्मली जो कोड है आप ये यहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये वर्जन्स बदलता रहता है। आपको ये कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि यहां पे हो क्या रहा है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये कोड चेंज होता है, लेकिन आपको बस उसकी साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपका एक मेन टैग होगा कौन सा? राउट्स का। उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? ये राउट बेसिकली वो लिंक है जो आप बनाना चाहते हैं, ये वो पेजेस हैं जो आप बनाना चाहते हैं। इसने कितने पेजेस बनाए हैं? 3 है। पहला मेन लिंक है, यानी कि जो / सिंगल लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है इंडेक्स, यानी कि मेन पेज। जब आपकी एप्लीकेशन खुलेगी तो क्या दिखेगा? तो इसने मेन पे क्या रखा हुआ है? ऐप। उसके बाद इसने क्या लिखा हुआ है? उसके बाद इनवॉइसेस। URL का आइडिया है आपको? जो URL होती है ऊपर google.com, सही, ये सब आपको पता है? google.com/dashboard, इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास लिखा हुआ है google.com/dashboard, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जो आपकी मेन ऐप है वो कहां पड़ी है? google.com। उस ऐप के अंदर एक पेज है, एक राउट है, एक पेज है, उसका नाम क्या है? डैशबोर्ड। सही है? इसको जरा दिमाग में रखिएगा। एक और अगर हम आए डैश एडमिन, अब क्या मतलब है? आपकी मेन ऐप है google.com, उसके अंदर एक पेज है, कौन सा? डैशबोर्ड। उस पेज के अंदर एक और चाइल्ड पेज है, यानी एक छोटा पेज है, उसका नाम क्या है? एडमिन। तो राउट जो है आपका बेसिकली ये URL, राउट URL तकरीबन सेम चीज है। ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता है कि आप क्या ओपन करने जा रहे हो। बात समझ आ रही है? अब हम जाते हैं दोबारा वापस इधर। तो पाथ में सबसे पहले मैं मेन पाथ देता हूं, सही है? अब एक चीज को जरा आप गौर से देखें, अब मैं ऐप नहीं दे सकता। ये बात आपको समझ आ रही है? मैं ऐप क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये सब कुछ किसके अंदर लिखा हुआ है? ऐप कंपोनेंट में लिखा हुआ है। तो मैं एलिमेंट में अभी क्या दूं? मैं लॉगिन दे सकता हूं। मैंने मेन राउट पे कौन सा कंपोनेंट दे दिया है? लॉगिन। दूसरा हमारे पास कंपोनेंट कौन सा था? नेविगेशन।
अब सवाल ये उठता है ये नेविगेशन कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं ये हुआ क्या, जितना हमने अभी तक काम किया है उसका इफेक्ट देख लेते हैं कि उसका इफेक्ट क्या हुआ। तो हम यहाँ पे अपने टर्मिनल में जाते हैं। आपको पता है कि इसका जवाब क्या होता है, npm स्टार्ट। तो जब आप npm स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देगा। सही है। तो अभी तक मैंने किसी चीज को क्लिक नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसे ही ऐप स्टार्ट हुई तो कौन सा कंपोनेंट चल गया, लॉगिन कंपोनेंट चल गया। इससे हमें ये पता लगा कि ये वाला जो राउट था, कौन सा वाला राउट, /, इसका मतलब है कि जब ऐप ओपन होगी, जब पहली दफा ऐप ओपन होगी, यानी कि आपका होम पेज जो होगा उधर क्या आएगा। इस वक्त मैंने होम पेज पे क्या लगाया हुआ है, लॉगिन लगाया हुआ है। आप यहाँ पे वैसे कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको कंपोनेंट लगाना है। अब हम क्या करते हैं कि हम कंपोनेंट्स में आते हैं, हम बोलते हैं main.jsx। आपको पता है RFC होता है। और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ h1, दिस इज होम पेज, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लास नेम दे देते हैं, और क्लास नेम में हम लोग देते हैं display1, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि आपको पता है ये इंडेक्स का काम खत्म हो गया। ये मैंने इंडेक्स में क्यों नहीं किया कबाड़ा, क्योंकि अब इंडेक्स हमारा कोई काम नहीं है। ब्राउजर राउटर लगा दिया, कहानी खत्म। अब हम जो भी काम करेंगे किसमें करेंगे, app.js। अच्छा, यहाँ पर आकर अगर मैं इंपोर्ट आपको पता है कि लाजमी करना पड़ता है कंपोनेंट, भले आपको यहाँ पे कंपोनेंट पास करना है उसको इंपोर्ट करना तो लाजमी है। अब आप यहाँ पे कर रहे हैं मेन को आप इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, कंपोनेंट्स के फोल्डर में। कंपोनेंट्स के फोल्डर में क्या पड़ा हुआ है, मेन। तो ये उठा क्यों नहीं रहा, खैर। अब हम इस मेन को डायरेक्टली क्या करते हैं, इस राउट्स के ऊपर लगाते हैं। सही है, मैंने इसको राउट के अंदर नहीं लगाया, कहाँ लगाया, राउट्स के ऊपर। तो यहां पे क्या आ रहा है, होम पेज। इसका मतलब है अब यहां पे कुछ भी हो, ये चीज तो यहीं पे लगी रहेगी। ये बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि राउट सिर्फ तब तक काम करेगा जहां तक, इस जगह पे। मतलब कि ये जो राउट है ये बदल के कौन सा कंपोनेंट चल गया है, लॉगिन। क्यों, क्योंकि उसने पहचान लिया आप कहां पे खड़े हुए हो, आप अपने रूट पाथ पे खड़े हुए हो। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो पूरी एप्लीकेशन में कॉमन होती है, नेव बार। ये बात सबको पता है। तो जब नेव बार कॉमन होती है तो इसका मतलब है कि मैं यहां पे क्या लगा सकता हूं, नेविगेशन। जब हमने नेविगेशन लगाई तो अब ये जो आपकी नेव बार है ये हर हाल में यहां पे मौजूद रहेगी। आपका यहां पे कोई भी आपका राउट चेंज होगा उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे मुमकिन है। क्या आप वैसे कहीं भी लगा दें वो चला देता है। अब नीचे कर लो ऊपर कर लें कोई मसला नहीं होता। किसको, नहीं 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 नहीं, राउट जो है वो जस्ट वो राउट के पाथ को फॉलो करता है, वहां पे है। सही। तो ये चीज यहां पे रहनी चाहिए। एक यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक और राउट बनाते हैं। अब देखिए हम लिंक्स बनाते जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के, अब हम लिंक्स बनाते जाएंगे। एक और हम पाथ बनाते हैं। अब वो पाथ क्या बनाते हैं, स्लैश डैशबोर्ड। और इसका जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है, सही है। हमारा राउट तैयार है। अब हमारे पास दो राउट है। पहला राउट किसके लिए, // के लिए। दूसरा राउट किसके लिए, डैशबोर्ड के लिए। अब यहां पर आकर जब मैं स्लैश डैशबोर्ड लिखूंगा और मैं एंटर करता हूं तो क्या हुआ, क्या, लेकिन उधर कुछ ना कुछ दिखना चाहिए था।
क्या मैंने इंपोर्ट कराया, एक मिनट, इसके पीछे तो नहीं छुप गया। स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी। खैर, तो हमने सिंपल क्या किया है कि हमने राउट, हम गए किस पे, डैशबोर्ड पे, तो उसने कौन सा कंपोनेंट चला दिया, दिस इज होम पेज। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोबारा से ना मिस्टेक हो जाए, ठीक है, अब ज़्यादा इजी है। तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है, वो हमारा लॉगिन कंपोनेंट है। लेकिन हमारी जो ये नेविगेशन बार है ये कॉमन रह रही है। उसकी वजह क्या है कि बेसिकली ये जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो इस राउट्स के जो आपका टैग है इसके इसकी मतलब प्लेसमेंट पे आ जाता है। अभी आपने लिंक लगाई /, तो उसने राउट्स को हटा के कौन किसको लगा दिया, लॉगिन। आपने लिंक लगाई /main, तो उसने इस पूरे राउट्स को हटा के क्या लगा दिया, मेन। तो वो बेसिकली सिंपल ऐसे वर्कआउट कर रहा है। अगर आप इसी कंपोनेंट को यहां से निकाल के राउट्स के ऊपर लगा देंगे और इस पूरे राउट्स को गायब कर देंगे तो आपको पता है क्या दिखेगा, पहले नेविगेशन दिखेगा फिर लॉगिन दिखेगा। ये काम हमने कल भी किया था, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं अपने नेविगेशन बार पे। अब नेविगेशन बार पे hrefs थे, आपको याद है href क्यों होता है? अभी हमने href में क्या पास किया हुआ है, हमने नेटलिफाई की अपनी जो URL है वो हमने पास की हुई है। अब हम इसको जरा यूज में लाते हैं। आपको याद है कि इसके लिए हमने कौन सा कंपोनेंट इंपोर्ट कराना होता है, हमने लिंक यूज किया था और लिंक में क्या यूज होता था, href की जगह, href की जगह अगर आपको याद दिलाएं तो हम लोग जाते हैं इधर ऊपर, ये रहा हमारा लिंक। लिंक के टैग में जो एट्रीब्यूट है वो कौन सा है, टू एट्रीब्यूट है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हमारा इस्तेमाल हुआ है लिंक और ये रहा हमारा एंकर टैग। ये किसका एंकर टैग है, होम का। तो अगर हम इस ए को मिटा के क्या लिख दें, लिंक, और इस ए को भी मिटा के हमने लिख दिया लिंक, और href को मिटा के हमने कर दिया क्या, टू। और इसमें हमने लिख दिया मेन। ये मेन कहां से आया, मेन। ये बात समझ आ रही है? एक काम करते हैं, इसको पहले /, नहीं लगाते हैं, देखते हैं क्या करता है, सही है। फिर उसके बाद हम /, लगा के देख लेंगे कि उस पर क्या करता है, दोनों कंडीशंस हमें पता लग जाएंगी। तो पहले हमने सिर्फ उसको 2 में क्या पास कर दिया है, मेन, और हमने एंकर टैग को हटा के लिंक लगा दिया है। और ये किसका राउट है, होम का। जो पहले से क्लासेस लगी थी मैंने इसको नहीं छेड़ा, मैंने कहा लगी रहे। अब हम जाते हैं, देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आया है इसके चक्कर में। तो कोई एरर नहीं आया है। ये जो होम है जरा इसको देखते हैं, इसका कोड क्या है। इसके कोड में अभी तक क्या आ रहा है, लिंक की जगह क्या लग गया, एंकर टैग, और 2 की जगह उसने दोबारा क्या लगा दिया है, href, और उसमें क्या दिया है, /main। लेकिन हमने वहां पे क्या लिखा हुआ था, सिर्फ मेन। तो अब हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने मेन URL पे। जब हमने मेन URL पे आए तो क्या लग गया, लॉगिन फॉर्म। जब लॉगिन फॉर्म लगा और मैं यहाँ पे होम पे आया तो मैंने होम पे क्लिक किया तो अब क्या खुल गया, दिस इज होम पेज। और ऊपर क्या हमारे URL लग गया, मेन। और यही तो हम चाहते थे, सही है, हमारा वो बटन बन गया मेन के लिए। अब दूसरी हमारी वो खास बात क्या है कि ये जो आपका नेविगेशन बार है ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन में रहेगा। बात समझ आ रही है? एक और एक सिंपल काम कर लेते हैं कि ये जो सर्च का बटन है,
ये जो हमारा सर्च का बटन है, इस बटन को हम क्या लगा लेते हैं, लिंक, ठीक है। इस टाइप को रिमूव कर लेते हैं एज अ सबमिट, और इसमें हम क्या लगा लेते हैं, 2, और 2 में मैं इसको क्या दे देता हूँ, /। ये दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सा कोड ज़्यादा है तो शायद थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन ये काफ़ी आसान सी चीज़ है। मैंने बटन को रिमूव करके क्या लगा दिया है, लिंक, बाकी क्लासेस सेम लगी हुई हैं, और बस मैंने इसको क्या दे दिया है, 2, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लॉग आउट, ठीक है। अब जब हमने लॉग आउट किया तो ये लॉग आउट आ गया यहाँ पे। अब अगर हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो हम किस पे आ जाते हैं, लॉगिन फॉर्म पे, और हम होम को क्लिक करते हैं हम कहाँ जाते हैं, होम पेज पे। थोड़ा आप समझ आ रहे हैं हम कैसे राउट्स बना रहे हैं और उन राउट्स के दरमियान मूव कर रहे हैं, सही है। अब थोड़े से और राउट्स बनाते हैं। हमने होम बना लिया, इधर हम बना लेते हैं प्रोडक्ट्स, लिंक की जगह हम बना लेते हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन अब प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट का क्या बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ products.jsx। जब मैंने प्रोडक्ट्स का JSX बनाया तो मैंने बोला RFCE बन गया। यहाँ पे मैं बोलता हूँ h1 क्लास नेम display1, और यहाँ पे बोलता हूँ r products। फेयर इनफ। अब आप app.js में वापस आए। अब आप देख रहे हैं मैंने क्यों इसको इंडेक्स से निकाला था। जैसे जैसे आपके राउट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ये राउट्स का जो कंपोनेंट है ये भी एक्सपेंड करता जाएगा। अगर हम ये काम इंडेक्स में करते हैं तो वो बड़ा एक क्रूशल है। इंडेक्स में आपने कोई छोटी सी गलती की, आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन डाउन, सही है। कम से कम यहाँ पे अगर आप कहीं पे कोई गलती करते हैं ना तो वो आपको चलो एरर पे भी दिख जाएगा, वो एप्लीकेशन एटलीस्ट चला देगा, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। अगर आपने index.js में कोई गलती की ना तो वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्रैश कर देगा। इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि आप ब्राउजर राउटर इंडेक्स में लगाओ, क्योंकि वो एक ही कंपोनेंट है। उसके बाद जो आपने फनकारी करनी है राउट्स और राउट के साथ, ये किसमें करो, app.js में। मैं इसको ज्यादा कंसिडर करता हूं क्योंकि index.js में ज्यादा छिड़खानी अच्छी नहीं है। उसके बाद हम लोग एक और हम राउट बनाएंगे, आप इतना समझ गए होंगे, लेकिन राउट बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, जो अभी अभी हमने बनाया प्रोडक्ट्स। ये पीसी पागल हो गया है क्योंकि ये खुद नहीं बता रहा। कंपोनेंट्स के बाद हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट्स। इसको जरा चेक करने के लिए कि ये सही आया है नहीं आया, हम इसको डायरेक्टली भी यहाँ पे चला सकते हैं, सही है। प्रोडक्ट्स, तो अब हमें पता लग रहा है कि पहले हमारा नेविगेशन बार, फिर उसके बाद क्या है आवर प्रोडक्ट्स, उसके बाद क्या है दिस इज होम पेज, क्योंकि बेसिकली वो लगा हुआ है होम। अब ये देखें ना मेन। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ लॉग आउट को, दोबारा वो क्या दिखा देगा, लॉग इन फॉर्म। और अभी आपने ये भी चीज नोट की कि आपकी एप्लीकेशन रीलोड नहीं हो रही, बगैर रीलोड हुए हुए आपका ये सारा काम चल रहा है। तो आवर प्रोडक्ट्स परफेक्ट चल रहा है, सही इंपोर्ट हुआ, बेहतरीन। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से निकालते नहीं, अभी कॉपी कर लेंगे। तो हम एक और राउट बनाएंगे, दोबारा इसका हम पाथ डिफाइन करेंगे। अब ये पाथ मेन चीज है, जैसे मैंने बताया कि google.com/dashboard/admin। तो इस तरीके से अब आप ये पाथ डिफाइन करते हैं, ये आपके साथ पाथ जो है चिपका रहेगा। अच्छा, एक चीज हम देखना भूल गए, इसको हम करते हैं पहले, प्रोडक्ट्स एलिमेंट इक्वल्स, और यहां पे हम कौन सा दे देंगे, प्रोडक्ट्स। स्लैश दे दें, वैसे इधर जरूरी नहीं होता। वही चीज हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या चक्कर है। अगर आप इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, सही है, अगर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन जो है ये रही, तो ये जहां पे राउट बनाता है इसने जस्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, /expenses नहीं दिया। ये वर्जन 5 और 6.1 6.2 में / देना होता था, उसके बाद 6.3 पे निकाल दिया, ऑटोमेटिकली अज्यूम करता है। यही चीज मैं दिखाने जा रहा था। इधर नेविगेशन में हमने क्या नहीं दिया था, हाँ मेन में नहीं दिया, मेन में हमने क्या नहीं दिया, /। लेकिन जब हमने वो href देखा कोड में जाके, तो उसके अंदर क्या लगा हुआ था, उसने खुद लगा दिया।
खुद लगाया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं नहीं मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, तो मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। अब हम जाते हैं दोबारा अपने कोड में और हम दोबारा जाते हैं अपने इंस्पेक्ट वाले कोड में, तो ये लॉग आउट का बटन है, इसको सॉरी लॉग आउट में नहीं था, होम में था, होम में जाते हैं। तो होम में अभी भी इसके पास क्या लगा हुआ है, वैसे लॉजिकली ये नहीं होना चाहिए था कि डबल स्लैश लगा देता, क्योंकि एक डबल स्लैश तो आपने लगाया, एक तो वो पहले खुद भी लगा रहा था, लेकिन ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये समझ जाता है। अगर आप लगाना भूल गए तो वो लगा देता है, अगर आप नहीं लगाते तो वो खुद ऑटोमेटिक लगाता है, अगर लगा भी देते हैं तो वो उसको रिमूव कर देता है और एक ही लगा रहने देता है फॉरवर्ड स्लैश। सही है क्या? काइंड ऑफ इफ की कंडीशन है ये। तो जब आपकी लाइब्रेरीज बनती हैं तो ये सारी चीज़ें वो लोग इन इफेक्ट लेते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो ये कहती है कि फॉरवर्ड स्लैश नहीं होना चाहिए, तो अपने कोड को जितना हो सके आप किसके ज़्यादा करीब करें, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे इस चीज़ को इस्तेमाल ना करें। और app.js में भी आप इधर मेन से हटा लें। मैंने पहले क्यों लगाया था, क्योंकि ये थोड़ा इलॉजिकल लगता है। जब ये सिर्फ मेन लिखा हुआ होता है ना तो बंदे का दिमाग URL की तरफ नहीं जाता, इस वजह से मैं थोड़ा याद कराने के लिए बच्चों को कि ये URL है, मैं इधर फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ ताकि लोगों को पता लगे इसका मतलब है कि स्लैश मेन स्लैश प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये सेम चीज़ बहुत करीब करीब दिखती है यहाँ पे। जैसे अभी हमने होम क्लिक किया तो अब ये दिख रहा है फॉरवर्ड स्लैश मेन, तो यहाँ से थोड़ा जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार ये वाकई क्लोज है जो हम वहाँ पे लिख रहे हैं। तो हमने प्रोडक्ट्स की भी एक बनाया जिसपे कौन सा कंपोनेंट चलता है, प्रोडक्ट्स का। अब इसको हमें ऐड करना है किसमें, नेविगेशन में। तो नेविगेशन में पहले से ये एक एंकर टैग बना हुआ है, इसको हम बदल के क्या कर देंगे, लिंक। अच्छा किसी को याद है कि लिंक क्यों यूज करते हैं, एंकर टैग क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली? वो क्या करता है, वो एरर नहीं देता। किसने बोला एरर देता है? वो पेज को रिलोड करता है, ये चीज हमने देखी थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब भी हम लिंक भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो HTML में क्या बन रहा है, ए टैग बन रहा है, एंकर टैग बन रहा है। तो टू प्रोडक्ट्स पे हम जाएंगे, ये वाला जो लिंक है इसको जाहिर सी बात है हम लिंक नहीं रहने देंगे, इसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स करेंगे हम। जब हमने इसको प्रोडक्ट्स किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा आ गया। अब हम जब प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो क्या खुल गया, आर प्रोडक्ट्स। जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो क्या खुल जाएगा, दिस इज होम पेज। सही है, क्लियर इनफ? क्या चीज आप कल आए थे? तो कल हमने ये चीज को सॉल्व किया था ना अशरफ। अब तक किसी को कोई इशू है? किस पे, लॉग आउट के, लॉग इन के? हाँ, तो आप क्या करते हैं, आप नॉर्मली हमारे पास इसको हम कहते हैं, अभी तक ये वैसे ऐप पूरी नहीं है, जब हमारे पास लॉगिन का पेज दिखता है ना तो वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आपके पास वो लॉगिन हो नहीं जाता। बात समझ रहे हैं? ये नॉर्मल प्रोसीजर यही होता है। तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। सही है, तो इसमें कंडीशनल रेंडरिंग होती है कि अगर ये चीज़ अप्रूव हो जाए तो ये दिखाओ, अगर अप्रूव ना हो तो ये ना दिखाओ। बात समझ आ रही है? तो हम लोग जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये काम यही होगा कि ये जो सारा प्रोसेस है, मतलब पूरा जो एप्लीकेशन के पेजेस हैं वो सब तब एक्टिवेट होंगे जब आपका लॉगिन हो जाएगा। जब तक वो लॉगिन नहीं होता तब तक आपके राउट्स ही नहीं चलेंगे। किसको? वो कंडीशनल रेंडरिंग आपके ऊपर है ना कि आप कौन कौन से पेजेस दिखा सकते हैं, कौन कौन से नहीं। ये आपके यूज केस पे है। नॉर्मली जितनी वेबसाइट्स होती हैं विदाउट लॉगिन आप उसको नहीं दिखा सकते। एक आपका जो मेन लैंडिंग पेज होता है वो दिख जाता है। सही है, तो वो इसी तरीके से जैसे मैंने नेविगेशन को डायरेक्टली शो करा दिया है, आप एक पेज को डायरेक्टली शो करा दें। सही है, तो वे वैसे होता है नॉर्मली। वैसे जो मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ आपको वो कुछ ऐसी है कि ये लॉगिन यहाँ पे होता ही नहीं है। सही है, बल्कि क्या होता है कि ये जो मेन है ये मेन पे भी खुलता है और ये मेन फॉरवर्ड स्लैश पे भी खुलता है। तो होता क्या है, जब आपका ऐप पहली दफ़ा खुलती है तो आपको क्या दिखता है, दिस इज होम पेज खुलता है। और राउट्स में लॉगिन का कंपोनेंट होता ही नहीं है। लॉगिन का कंपोनेंट होता है कंडीशनल, और वो कंडीशनल कब खुलता है, जब आपके पास कोई लॉगिन यूजर नहीं होता। कौन सी?
वैसे नॉर्मली हम लोग उसमें सेव करते हैं सेशन स्टोरेज में, क्योंकि अगर आपका एक दफ़ा यूज़र लॉगिन हो गया तो आप उसको बार बार लॉगिन नहीं कराना चाहते ना, भले वो ब्राउज़र बंद करके आए, तो उसकी की होती है हम लोग सेशन स्टोरेज में सेव करा देते हैं। और जब आपकी ऐप लोड होती है तो बेसिकली आपका जो मेन ऐप कंपोनेंट है इसके अंदर वो लॉजिक लगी हुई होती है कि पहले चेक करोगे क्या सेशन स्टोरेज में इसकी कोई की पड़ी है। अगर की पड़ी है तो वो वेरीफाई करवाता है सर्वर से, सर्वर अगर उसको अप्रूव करता है तो उसके बाद फाइनली ये वाला कोड नीचे वाला चल जाता है। अगर वो नहीं चलता तो डायरेक्टली घूम के कौन सा चला देता है, लॉगिन। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। खैर, लेकिन उसको आप देख लोगे, फिलहाल हम लोग सिंपलीफाई रखते हैं, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। यहां तक? वैसे माय ऐप, ये गलती हो गई। अच्छा, ये जो माय ऐप है, ये माय ऐप जो लिखा हुआ है इन्होंने इसके ऊपर भी क्या लगाया हुआ है, एंकर टैग। तो यहां भी क्या नहीं होना चाहिए, एंकर नहीं होना चाहिए बल्कि लिंक होना चाहिए। और इसमें हम लोग href नहीं देते बल्कि क्या देते हैं, 2 देते हैं। और 2 हमेशा राउट करेगा मेन राउटर पे। तो जो हमारे पास अभी मेन राउटर है वो लॉगिन फॉर्म है, मतलब अगर आप ऐप पे भी क्लिक करेंगे तो क्या खुल रहा है, लॉगिन फॉर्म। होम पे क्लिक कर रहे हैं, होम पेज खुल रहा है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें, आर प्रोडक्ट्स खुल रहा है। तो अभी तक जो चीज़ आपने सीखी है, बस इतना सीखा है कि हम लोग राउट्स कैसे बनाते हैं। राउट्स का मतलब है पेजेस कैसे बनाते हैं, यानी कि एक बटन पे क्लिक होगा तो उस पर जो राउट लगा हुआ होगा हम वो पेज कैसे चेंज करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट्स के थ्रू। सिंपल, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो क्या हो रहा है कि जब आप प्रोडक्ट की लिंक पे जा रहे हैं, इस लिंक पे, अच्छा ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बटन्स के थ्रू जरूरी नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट्स की जगह यहाँ पे क्या लिखते हैं, मेन, तो नीचे क्या हो जाएगा, होम पेज, क्योंकि मेन काम है इसका। आपने देखा था जब तक हमने लिंक नहीं लगाया था, मतलब नेविगेशन नहीं लगाया था, तब भी मैं इधर डायरेक्टली लिख रहा था तो वो काम हो रहा था। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला काम जो app.js में आपने किया है, ये आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन को बता रहा है कि आपको राउटर इस्तेमाल करना है और किस राउटर पे क्या दिखाना है। बात समझ आ रही है? तो ये सिंपल क्या कर रहा है कि जब आप मेन पे खड़े हैं, लिंक क्या कर रहा है कि लिंक सिर्फ वो ऊपर यूआरएल बदल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे href करता था a टैग में कि ऊपर से वो क्या कर चेंज कर देता था आपका यूआरएल। तो वो यूआरएल जब चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली क्या ट्रिगर हो जा रहा है, ये राउटर। जब वो लिंक का टैग / लगा दे रहा है तो वो लॉगिन चला देता है। जब वो लिंक का टैग मेन लिख देता है तो क्या चल जाता है, मेन, और प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स। ये बात समझ आ रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप रिएक्ट राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट मतलब किस, नेक्स्ट क्या होता है अगर लॉगिन नहीं हुए तो? हाँ देखिए, बटन्स जो है यहाँ पे, बटन्स हो गए, लिंक्स हो गए, वो सारा वो एक ही है। ये लिंक अभी आपने देखा था, हमने यही काम किया है। ये बटन है, सही है, बटन को मैंने फिर भी क्या कर दिया था, लिंक, सही है। ये ए टैग है, ए टैग को बदल के मैंने क्या कर दिया था, लिंक। तो ये ए टैग है, ये बटन है। तो भले यहाँ पे नेक्स्ट हो, होम पेज हो, अबव हो, टॉप हो, बॉटम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये कि आपने लिंक लगाया हुआ है और लिंक के अंदर आपने कोई ना कोई पाथ दिया हुआ है। वो पेजिनेशन है, उस पर आते हैं हम लोग, वो क्या चीज़ है उस पर आते हैं। तो ये चीज़ आपने देख ली, ठीक है। इस पे किसी को कोई और सवाल है? हाँ नहीं, जब वो आपका ए टैग कंसोल पे शो कर रहा है, वो रिएक्ट की ऐप बन चुकी है, जो बिल्ड हो चुकी है। जो बिल्ड हो रही है ना, तो अब रिएक्ट को पता है वो जावास्क्रिप्ट पीछे से लिखी हुई है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये चेक करोगे तो आपकी जावास्क्रिप्ट लगी हुई है। ये नेटवर्क टैब का किसी ने यूज किया है? आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या क्या चीज़ें बुला रहा है। सोर्सेस, अगर आप सोर्सेस पे जाओ तो आपके पास मेन है, स्टैटिक JS है, bundle.js है, माई ऐप है, SRC है। तो आप देख रहे हैं रिएक्ट के साथ सिर्फ HTML नहीं आ रही, उसके साथ साथ उसकी जावास्क्रिप्ट भी आ रही है। तो वो जो जावास्क्रिप्ट है, ये उसको पता है कि ये ए टैग नहीं है, ये बल्कि क्या है, लिंक है। ये आप रिएक्ट को बताते हैं और रिएक्ट का जो जावास्क्रिप्ट है बेसिकली वो इसको मेंटेन करता है।
खैर, तो ये था सिंपल राउट लिखना, पेज बदलना, बस। अब थोड़ी कहानी मुश्किल करते हैं, और आपके पास जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, हम थोड़ा नीचे आ गए गलती से, 1 by 1 चलते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? नेस्टेड राउट्स। देखिए, नेस्टेड राउट्स सेकंड टॉपिक होता है किसी भी राउटर के सब्जेक्ट में। आप कभी भी कोई भी राउट पढ़ेंगे, मजे की बात है जब आप सर्वर्स पढ़ रहे होंगे, यानी कि एक्सप्रेस जेएस या नोड जेएस जब आप पढ़ रहे होंगे, तब ये टॉपिक वापस आएगा, राउटर का टॉपिक वापस आएगा। क्यों? क्योंकि सर्वर्स के अंदर भी ये सब कुछ है। सर्वर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उसके राउट्स हैं, सही है? तो उसमें भी ये वाला टॉपिक आपको दोबारा आएगा, नेस्टेड राउट। तो उसको थोड़ा गौर से सुनेंगे ये क्या चीज है और कैसे है। वैसे बहुत आसान है, इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी शुरू में ही कि google.com है, /डैशबोर्ड है, /admin है। तो ये जो /admin आखिरी में है डैशबोर्ड के बाद, ये बेसिकली डैशबोर्ड का क्या है? चाइल्ड है। और चाइल्ड को जब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, हम लूप्स पढ़ रहे थे, तो मैं हमेशा चाइल्ड के बाद एक और लफ्ज इस्तेमाल करता था, क्या? नेस्टेड। जब हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था ये इसका चाइल्ड है, लेकिन उसके साथ मैंने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया था, क्या? नेस्टेड। ये इसका नेस्टेड कंपोनेंट है। उसी तरीके से जिस तरीके से राउट है, तो राउट का भी क्या होगा? नेस्टेड राउट। अब इसका मतलब तो समझ गए होंगे कि पेज तो होम पेज है, सही है, लेकिन होम पेज पे कोई और चीज बदलनी है। अब जैसे एक बच्चे ने बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिया पेजिनेशन का। पेजिनेशन क्या होती है कि फर्ज करें आपकी ईमेल्स खुली हुई हैं, जब आप नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं तो फिर 1 2 3 4 5 बटन्स होते हैं। जब आप 2 पे क्लिक करते हैं तो अब वो पूरा पेज सेम होता है, बस वो जो ईमेल्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। ये चीज आपने देखी है? तो ये बेसिकली नेस्टेड राउट्स का काम है कि जो मेन पेज है वो सेम है, उस पेज पे एक छोटा सा हिस्सा है वो बदलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड राउट। और नेस्टेड राउट का थोड़ा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें एक नई चीज का इजाफा होगा। एक चीज आप यहां पे नोट करें कि पहले जो राउट था वो किसके अंदर था? राउट्स के। वो बस इतना ही था, जैसे कि अब हमने कोड किया हुआ है कि पहले कौन है? राउट्स। राउट्स के अंदर 3 क्या है? राउट। अब उसने यहां पे क्या किया है कि आपके पास जो पहला राउट था, पहले राउट्स ये रहा, उसके अंदर क्या है? राउट। अब इन दो को किसने क्या बना दिया है? चाइल्ड बना दिया है। ये चीज आपको दिख रही है? तो ये हमारा होम पेज है। अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास चेंजेस क्या क्या होते हैं। इसका मतलब है यहां पे तो हमें कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम आए मेन पेज पे, हम एक काम करते हैं, इस मेन पेज को, अब हमें इस मेन पेज को पेरेंट बनाना है और इसका एक क्या होगा? चाइल्ड। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है फिलहाल। आपको पता है कि किसी सेल्फ क्लोजिंग टैग में मैं कोई चाइल्ड नहीं बना सकता, तो उसके लिए मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? एक क्लोजिंग टैग इसका बनाना पड़ेगा। अब जब मैंने इसका क्लोजिंग टैग बनाया तो अब मैं इसका क्या बना सकता हूं? चाइल्ड। जब मैं इसका चाइल्ड बना सकता हूं तो मैं इसमें क्या प्लेस कर दूंगा? राउट। अच्छा, इसको थोड़ा साफ करने के लिए हम इसको आगे कर लेते हैं। अब हमें पता लग रहा है कि भाई 2 मेन राउट्स हैं, एक तो आपका इंडेक्स राउट है या मेन राउट है, और दूसरा /main है। ये दोनों किस तरह के राउट्स हैं? मेन राउट्स। उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट्स राउट है, जो कि मेन के अंदर ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये दिखता है नहीं दिखता, क्या होता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं मेन राउट पे क्या दिखता है। मेन राउट पे क्या दिखा? लॉगिन फॉर्म। एक्सपेक्टेड था कि मेन राउट पे उसने क्या दिखाना है? लॉगिन फॉर्म। उसके बाद हम क्लिक करते हैं होम को। होम को मैंने क्लिक किया, क्या दिखा? दिस इज होम पेज। ये भी एक्सपेक्टेड था कि /main पे क्या दिखा? मेन। इस प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट लगा हुआ था, प्रोडक्ट्स पे मैंने क्लिक किया तो अब प्रोडक्ट्स दिखा? नहीं, प्रोडक्ट्स नहीं दिखा। अब ये थोड़ा सा मसला है कि प्रोडक्ट्स क्यों नहीं दिखा। हालांकि यहां पे मैंने पाथ में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट्स, उसके बावजूद नहीं दिखा। उसकी वजह क्या है कि अब ये जो प्रोडक्ट्स है किसका चाइल्ड है? मेन का। तो इसके लिए अब एक थोड़ा सा चेंज होगा। अब आप
मेन कंपोनेंट में जाएंगे और इस मेन कंपोनेंट में आपको एक फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, आउटलेट। और इस आउटलेट को आप एज एन कंपोनेंट जहां लगाना चाहें आप लगा लें, इससे आपको कोई सवाल नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं इधर आया दोबारा, मैंने दोबारा होम क्लिक किया, दिस इज होम पेज आया। अब मैं आया प्रोडक्ट्स पे, अब भी कुछ दिखा नहीं दिखा, लेकिन इधर यूआरएल पे गौर करें क्या आ रहा है, /products। लेकिन अगर हम इधर करें main/products तो अब हमें क्या क्या दिख रहा है, होम पेज भी दिख रहा है और प्रोडक्ट्स भी दिख रहा है। सही है, अब इसको थोड़ा सा और इंटरेक्टिव करते हैं। हम यहां पे आते हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, इधर हम लोग एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, हम बोलते हैं कार प्रोडक्ट्स। और यहां पे हम बोलते हैं बाइक प्रोडक्ट्स। सही है, हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेन प्रोडक्ट्स। सही, बहुत हाई फाई कंपनी है। ठीक है जी, तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इधर प्लेन प्रोडक्ट्स में हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं H1 और हम यहाँ पे लिखते हैं प्लेन प्रोडक्ट्स। सही है, और इसको हम छाप लेते हैं क्योंकि बार बार मैं लिखने का दिल नहीं है। बाइक में हम लिख देते हैं RFCE और हम यहाँ पे इसको कह देते हैं क्या, बाइक प्रोडक्ट्स। और कार प्रोडक्ट्स में भी क्या होगा, RFCE, और इसको हम क्या कर लेते हैं, कार प्रोडक्ट्स। तो हमने 3 नए कंपोनेंट बना लिए, बाइक प्रोडक्ट्स, प्लेन प्रोडक्ट्स और कार प्रोडक्ट्स। तो अब इसके साथ करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे राउट्स बनाने पड़ेंगे। और ठीक है, अभी जस्ट हमने एक राउट बना लिया। अब लास्टवी सी बात है, कंपोनेंट इस्तेमाल करने के लिए मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। बिल्कुल आएंगे, उधर भी आते हैं। बाइक प्रोडक्ट्स, ये बड़ा मुश्किल है यार ये। सिंपल था, अब स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो भी नहीं चलेगा ये। तो यहाँ पे कार प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कार प्रोडक्ट्स, और उसके बाद प्लेन प्रोडक्ट्स, प्लेन प्रोडक्ट्स, प्लेन प्रोडक्ट्स। सही है जी, जो हमने 3 नए कंपोनेंट बनाए, प्लेन, कार और बाइक वाले, वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। बात समझ आ रही है? इसको अब हमें थोड़ा बहुत केयरफुल चलना होगा। इसको फिलहाल थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि हमें पहले वेरीफाई करना है कि भाई ये चल भी रहा है कि नहीं। हम एक काम करते हैं, ये जो तीनों हैं इसको हम कॉपी करते हैं और हम इसको ले जाते हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब इधर आके हम लोग आर प्रोडक्ट्स की जगह, बल्कि आर प्रोडक्ट्स के नीचे हम लोग बना लेते हैं इनके बाइक प्रोडक्ट्स। और हमारे पास आ गए क्या, कार प्रोडक्ट्स। प्लेन प्रोडक्ट्स। फजूल काम है लेकिन क्या करें। अब देखो वो कांट रिजॉल्व बाइक प्रोडक्ट्स, ये क्यों बोल रहा है, अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक किया। चलिए खैर, तो इससे कम से कम ये पता लगा कि हमारे तीनों कंपोनेंट्स चल रहे हैं, रेडी हैं, बेहतरीन है। सही है। दूसरा, ये कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा ये पाथ का मसला क्यों हुआ था। जिनको समझ आ गया वेरी गुड, जिनको समझ में नहीं आया बेटा पढ़ के आओ,
सही है जी। अब हम चलते हैं ऐप जेस में। अब फाइनली हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स हैं। अब इसका तीनों कंपोनेंट है होने का मतलब क्या है कि हम इसको फाइनली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको पहले को फ़िलहाल हम दे देते हैं कार, दूसरे को हम दे देते हैं क्या बाइक, और तीसरे को हम दे देते हैं प्लेन। प्रोडक्ट्स को भी लाते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। तो यहाँ पे आ गया कार, यहाँ आ गया बाइक और यहाँ आ गया प्लेन। तो एक चीज देखने वाली है कि यहां पे भले कंपोनेंट का नाम कुछ भी हो, ये लिंक आपका है, इस लिंक को आप कुछ भी बना सकते हैं। बस इसका आपको ख्याल कहां रखना है कि जहां पे आप इसका बटन बनाएंगे। ये बात समझ आ रही है कि जाहिर सी बात है कि आपने इसका नाम रख दिया है कार, सही है, और आपने जहां पे इसका बटन बनाया वहां पे लिख दिया कार प्रोडक्ट, तो वो नहीं चलेगा। आई थिंक लिख दें, लेकिन वो यूआरएल पे उसका इफेक्ट नहीं आता। आपको हमेशा लोअर केस ही यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सर्च करेंगे google.com, गूगल सारे बड़े लिख दें, वो खोलेगा लोअर केस में। खैर, तो हम लोग आते हैं प्रोडक्ट्स पे। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स पे जाहिर सी बात है कुछ नहीं दिखेगा, तो प्रोडक्ट्स पे हम आते हैं आगे। पहला क्या था, जब हम कार पे आए तो सॉरी मेन है सॉरी। तो हमारे पास क्या आया, होम पेज और कार प्रोडक्ट्स। क्यों, क्योंकि हमने / क्या लिखा है, कार। अब हम इसको बदलते हैं किसमें, प्लेन, तो क्या आ गया प्लेन प्रोडक्ट्स। और प्लेन को बदल के हम करते हैं एक और बाइक, तो हमारे पास क्या आ गया, बाइक प्रोडक्ट्स हो गया। तो हमने एक बहुत ज़्यादा एक हमारे पास नेस्टेड कंपोनेंट्स चल रहे हैं, 3 अलग अलग नेस्टेड कंपोनेंट है। होम पेज आप देख रहे हैं सेम रह रहा है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये चेंज हो रहा है। क्या चीज, सिर्फ बाइक नहीं होगा। अब जब आप मेन पे जाओगे तो यहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि यहां पे लिंक क्या है, मेन। लेकिन अब आपको ये देखना है कि इसका जो चाइल्ड कंपोनेंट क्या है, तो आपके इसकी जो यूआरएल है वो उस पे जाना पड़ेगा, जैसे बाइक। लेकिन याद रहे कि जो आपका मेन कंपोनेंट है, यानी कि जिसका बाइक क्या है, चाइल्ड है, यानी कि कौन सा कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट, वो हमेशा अपनी जगह पे रहेगा, उसको आप नहीं बदल सकते। यही तो नेस्टेड का काम था कि आपको पूरा पेज सेम रखना है, सिर्फ एक छोटी सी जगह है जो क्या होगी, चेंज होती रहेगी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपके पास दराज है, दराज में क्या होता है कि साइड में लगी हुई होती हैं सारी कैटेगरीज, सही है। आप कैटेगरी पे क्लिक करते हैं कि होम एसेसरीज, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो बीच में जो कार्ड वाला सेक्शन होता है सिर्फ वो चेंज होता है, बाकी पूरी वेबसाइट एज इट इज रहती है। उसके बाद आप कोई और चीज क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं वो प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन है सिर्फ वो बदल जाता है। तो ये एक तरह से नेस्टिंग है। आपका जो मेन कंपोनेंट है वो तो नहीं बदलेगा ना, क्योंकि ये जो बाइक प्रोडक्ट्स है किसके अंदर शो हो रहा है, मेन होम पेज के। आप समझ रहे हैं कि कैसे शो हो रहा है। आप जब मेन में हमने क्या लगाया था, आउटलेट। बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी के चाइल्ड में जाते हैं, यानी कि अभी किसका कौन सा चाइल्ड है, मेन का बाइक, तो होता क्या है कि ये जो बाइक वाला कंपोनेंट है वो इस आउटलेट की जगह लगा देता है। अब हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि बाइक प्रोडक्ट्स में क्या पड़ा हुआ है, एक डिव है, डिव के अंदर क्या है, H1 है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बाइक प्रोडक्ट्स। और अगर आप मेन कंपोनेंट देखें तो मेन कंपोनेंट में डिस्प्ले 1 पड़ा हुआ है, दिस इज होम पेज। उसके बाद क्या है, आउटलेट। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको कॉपी करें और मेन में आए और आउटलेट की जगह इसको पेस्ट करें, तो हमारी जो मेन HTML है, सही है, जो हमारी मेन HTML है, हमें ये इस तरह की कुछ शक्ल दिखनी चाहिए। ये बात आप समझ रहे हैं। तो हम इसको दोबारा पीछे ले जाते हैं और आउटलेट दोबारा लिख लेते हैं ताकि हमारा मेन काम वैसा ही चले। अब हम इसका कोड खोलते हैं, एलिमेंट्स में जाते हैं, बॉडी। अब ये चेक करें, ये पहला डिव है, इसके अंदर H1 है जिसकी क्लास डिस्प्ले 1 है, और क्या लिखा हुआ है, दिस इज होम पेज। और इसके बिल्कुल बराबर में क्या है, एक डिव, और डिव के अंदर क्या है, H1 बाइक प्रोडक्ट्स।
ये बिल्कुल वही कोड है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो मेन के अंदर आउटलेट का टैग पड़ा हुआ है ये उसकी जगह पे चेंज होता है। इसको अगर आप शोडाउन देखेंगे, यहाँ पे आपने बाइक की जगह कार लिखा और इसको आप नोट कीजिएगा यहाँ पे बाइक प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे सेम सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे div में h1 की जगह क्या आ गया, कार प्रोडक्ट। तो जो आउटलेट का टैग है बेसिकली वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। जो आउटलेट का टैग अभी अभी आपने यूज किया, और वो आउटलेट का टैग किसमें से इंपोर्ट किया था, रिएक्ट राउटर में से इंपोर्ट किया, क्योंकि वो राउटर का एक फंक्शन है, एक आपका यूजेबिलिटी है। क्या चीज, मतलब ये पहले होम पेज होता है ना, उसके नीचे फिर ये नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। देखें ये कौन सा कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस इज होम पेज स्टार्ट, क्या चीज, किसमें, app.js, वहां पे उसकी जरूरत नहीं है ना, ये उसके अंदर होगा जिसका आपको चाइल्ड कंपोनेंट बनाना है। ये आउटलेट का टैग है, आपने यहां पे एक और h1 लिख दिया, दिस इज एंड सेक्शन। अब आप इसको जरा देखें, होम पेज शुरू कहां हुआ, यहां पे, होम पेज खत्म क्या हुआ, उसके मिडिल पे क्या है, कार प्रोडक्ट्स। तो जो बेसिकली आपका मेन कंपोनेंट होता है वो पूरे पेज को वो कवर करता है। आपका जो चाइल्ड कंपोनेंट होता है वो उसको एक छोटी सी जगह घेरता है जो आप उसको बताओगे। अब आप उसको इधर रखते हो, इधर रखते हो, इधर रखते हो, वो CSS के थ्रू आपका मसला है। CSS के थ्रू क्यों, क्योंकि ये आउटलेट जो है वो बेसिकली क्या है, एक HTML का टैग है। इसका मतलब इस पे क्लास भी लगेगी, इस पे ID भी लगेगी, और आप इसको बिल्कुल HTML का टैग ही कंसिडर करें। इधर बिल्कुल एक अलग सेक्शन है, एक अलग सेक्शन है। ये आपके ऊपर है कि आप इस आउटलेट को कैसे ट्रीट करते हो, इसको कहां फेंकते हो, किधर रखते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो पीछे मेन पेज है वो कौन सा है, इसका पेरेंट, यानी कि इस वक्त कौन सा पेरेंट है, मेन। बिल्कुल, आप इसको आउटलेट को सेंटर अलाइन करेंगे, जो उसका जो चाइल्ड कंपोनेंट खुलेगा वो अपनी जगह पे इधर उधर हिलता रहेगा। आउटलेट्स में हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं। प्रॉप्स बेसिकली जो आप पास करते हैं वो अब डिफरेंट तरीकों से करते हैं। राउटर्स में जब पास होते हैं आपके पास आर्ग्यूमेंट्स, बेसिकली जो आपका डेटा है वो अब मुख्तलिफ तरीकों से होता है, आप डायरेक्टली प्रॉप्स से नहीं करते। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे कि वो कैसे होता है। ज़्यादा बेटर है कि आप कॉन्टेक्स्ट API यूज़ करें, सही है, उस पर अभी हम आएंगे, हम क्या वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो नेस्टेड आपको बात समझ आई है, सबको क्लियर है ये बात। अच्छा, अगर हम लोग इसको एक और काम करें, ये बहुत ज्यादा खुल गया, हम app.js में आए। अब पहले है मेन में मैं एक राउट बनाता हूं, ठीक है। इसका हम पाथ देते हैं, क्या पाथ देते हैं, प्रोडक्ट्स भी तो था, इसको देते हैं एलिमेंट, और एलिमेंट को हम लोग दे देते हैं तो मैंने इसी राउट के अंदर, मेन राउट के अंदर एक और राउट बनाया, उस राउट को मैंने क्या पाथ दिया, प्रोडक्ट्स। लेकिन ये प्रोडक्ट्स अभी जो है इन सब का क्या है, सिबलिंग है। भाई ये राउट यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हो गया, ये दूसरा राउट है, ये सब अब किसके चाइल्ड है, मेन के। इसका मतलब क्या है कि /main/products, तो हमारे पास क्या आएगा, R products। ये बात समझ आ रही है। एक और हम काम करते हैं कि ये जो 3 राउट्स हैं, अगर हम इसको उठा के इसके मिड सेक्शन पे रख दें, किसके मिड सेक्शन पे, प्रोडक्ट्स के मिड सेक्शन पे रख दें, तो अब हमें क्या दिख रहा है कि भाई सबसे पहले कौन है, main/main, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट्स के बाद क्या है, कार। तो उसके दिखाने के लिए मुझे अब पहले जाना पड़ेगा किसमें, प्रोडक्ट्स में, और मुझे यहाँ पे इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा,
एक फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, आउटलेट। अब वो फंक्शन में जहां भी दूंगा, उस जहां भी वो मैं फंक्शन रखूंगा वहां पे वो उसका चाइल्ड कंपोनेंट दिखाना चाहिए, यही होता है। तो यहां पे लिखते हैं आर प्रोडक्ट्स, यहाँ प्रोडक्ट्स पेज लिख देते हैं इसको, प्रोडक्ट्स पेज स्टार्ट, सही है। और हम एक और h1 लिखते हैं और इधर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट पेज एंड, और इसके मिड सेक्शन पे हम क्या दे देते हैं, आउटलेट। ये HTML का टैग भी एक तरह है लेकिन कस्टम HTML टैग है, तो आप ज़्यादा वो कहें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन वैसे अगर देखें तो लॉजिकली वेरिएबल भी है। तो अब हमें पता लग रहा है कि होम पेज है, होम पेज यहाँ से स्टार्ट हुआ और होम पेज यहाँ पे ख़त्म हुआ, प्रोडक्ट्स पेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट पेज यहाँ पे ख़त्म हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले किस में, मेन, फिर किस में, प्रोडक्ट्स, सही है। तो मेन पेज होम पेज का है, उसके अंदर एक सेक्शन है किसका, प्रोडक्ट्स का। अब अगर हम लोग अगर फॉरवर्ड स्लैश लगा के लिखें कार, तो प्रोडक्ट्स पेज के बीच में क्या आ रहा है, कार प्रोडक्ट। अब 3 स्टेज है, सही है, जो नेस्टिंग है वो कितनी है, 3 स्टेज। पहली स्टेज है आपका मेन होम पेज, क्योंकि स्लैश का लिखा हुआ है, मेन। सेकंड स्टेज है प्रोडक्ट्स पेज, जो कि चाइल्ड है किसका, होम पेज का। ये प्रोडक्ट्स पेज किस जगह पे रिप्लेस हुआ था, ये जरा बताएं। ये जो प्रोडक्ट्स पेज स्टार्ट, प्रोडक्ट्स पेज एंड लिखा हुआ है, ये 2 चीजें किसकी जगह पे रिप्लेस हुई थी, किसी जगह पे। वो आउटलेट कहां पड़ा था, मेन में पड़ा था, कंफर्म कर लेते हैं। तो आप कह रहे हैं कि main.js में एक वेरिएबल है आउटलेट, या एक HTML का टैग है आउटलेट, उसकी जगह पे क्या प्लेस हो गया, प्रोडक्ट्स पेज। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स पेज स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, लेकिन उसके मिड पे क्या दिख रहा है, कार प्रोडक्ट्स। अब ये कार प्रोडक्ट्स जो हैं ये कहां पे रिप्लेस हुए, किसमें, प्रोडक्ट्स पेज। और प्रोडक्ट्स पेज में क्या था, आउटलेट। तो जब हम प्रोडक्ट्स पे गए तो प्रोडक्ट्स हमें दिखेगा एक अदद आउटलेट, जिसकी जगह पर वो छोटे वाले कंपोनेंट प्लेस हो रहे हैं। अब इसका मतलब है कि ऊपर अगर हम लोग आए, कार की जगह हमने बदल के कर दिया बाइक, तो कार की जगह क्या चेंज हो गया, बाइक प्रोडक्ट्स। लेकिन याद रहे, ना होम पेज बदला ना प्रोडक्ट्स पेज बदला। ये बात समझ आ रही है। तो ये कुछ इस तरीके से है, एक है आपका मेन दराज का पेज, सही है। दूसरा है उसकी एक मेन कैटेगरी, जैसे मेन कैटेगरी हो गई होम एसेसरीज, सही है, वो उसकी मेन कैटेगरी है। अब आपके पास प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, लेकिन कौन से प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, जो कि होम एंड एसेसरीज के हैं, यानी कि सारे होम एंड एसेसरीज। अब होम एंड एसेसरीज की बहुत ज्यादा सब कैटेगरी होती है। सब कैटेगरी किस तरीके से कि किचन वेयर, सही है, डेली यूज आइटम्स, सही है, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स, ये सब उसकी जो आपकी होम एंड एसेसरीज की सब कैटेगरीज है। अब वो सब कैटेगरीज यहां पे दिख रही हैं और फिल्टर आउट हो गया आपका। तो ये आप कब इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आपकी अपनी जजमेंट के ऊपर है और आपकी अपनी ऐप के ऊपर है कि आपकी ऐप काम कैसे करती है, ठीक है। ये याद रहे कि प्रोडक्ट्स पेज जो है अब ये बदल सकता है, होम पेज के अंदर प्रोडक्ट्स पेज चेंज हो सकता है। उसकी वजह क्या है, जैसे कि यहां पे अब आए, इस सब को हम बंद करते हैं, इसको हम थोड़ा साफ सुथरा करते हैं। हमारा मेन कौन है, मेन का राउट जो है, ठीक है, उसके अंदर कौन है, प्रोडक्ट्स। अगर आप इस प्रोडक्ट्स वाले राउट को बंद करोगे तो आपको एक चीज आप नोट करोगे कि वो जो छोटे वाले प्रोडक्ट्स के चाइल्ड थे वो गुम हो गए। इसका मतलब है कि मेन के और भी सिबलिंग्स बन सकते हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स के और भी सिबलिंग्स बन सकते हैं। सही है। इसका मतलब है कि मैं इसका पाथ और एलिमेंट भी दे सकता हूं, सही है। अब समझेंगे, मैं प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रहा बल्कि क्या दिखा रहा हूं, सर्विसेज। इसका मतलब है कि मैं यहां पे एक और कंपोनेंट बना सकता हूं और उस कंपोनेंट का नाम क्या रखूंगा, सर्विसेज डॉट
JSX मैं इधर RFCE करता हूँ और इधर H1 लिख लेते हैं, और इस H1 को हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये मेन हेडिंग होगी तो मेन हेडिंग हम इसको क्लास नेम क्या देते हैं, डिस्प्ले -1, और हम इसको बोल देते हैं सर्विसेज सेक्शन। अब इसको हमें यूज करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट में हमने सर्विसेज इंपोर्ट कर ली। फ्रॉम, अब आपको पता है ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये कंपोनेंट्स में पड़ा हुआ है, कंपोनेंट्स में इसको मिलेगा क्या, सर्विसेज, और यहां से मैंने इस कंपोनेंट का नाम कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम अगर इस पूरे को मिटाएं, सिर्फ प्रोडक्ट्स को भी मिटा दिया हमने, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सर्विसेज, तो आपने देखा कि प्रोडक्ट स्टार्ट, प्रोडक्ट एंड गायब, बाइक प्रोडक्ट, कार प्रोडक्ट, प्लेन प्रोडक्ट गायब, लेकिन होम पेज रहा। उसकी वजह क्या है कि सर्विसेज का मेन कौन है, मेन खुद, यानी कि पेरेंट एलिमेंट जो है सर्विसेज का कौन है, मेन, तो वो रहेगा लेकिन प्रोडक्ट्स गायब हो जाएंगी, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स वाला यहां से पूरा हटा दिया, क्योंकि सर्विसेज और प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्या है, सिबलिंग्स हैं। तो प्रोडक्ट्स के चाइल्ड कौन से थे, कार प्रोडक्ट, बाइक प्रोडक्ट, ट्रेन प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि अब क्योंकि मैंने सर्विसेज खोल लिया है तो अब मैं बाइक प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं देख सकता। अगर मैं सर्विसेज का चाइल्ड खोलूं कार, तो खुलेगा नहीं, खुलेगा, क्योंकि कार किसका चाइल्ड है, प्रोडक्ट्स का। तो इस तरीके से ये आपकी नेस्टिंग काम करती है कि आपको एक पेज जो मेन पेज है उसको बरकरार रखना है, उसके बीच में एक सेक्शन है उसको बदलना है। पहले हमारा सेक्शन था किसका, प्रोडक्ट का, अब किसका सेक्शन है, सर्विसेज का। अब हो सकता है सर्विसेज के और चाइल्ड हो, सही है, जैसे हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, सही है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट है, अब हमारी ये सर्विसेज हैं। तो अब क्योंकि ये हमारी सर्विसेज हैं तो ये किसकी चाइल्ड होंगी, सर्विसेज की। तो लेकिन उस एक फर्ज करें फ्रंट एंड तक आने के लिए, फ्रंट एंड तक आने के लिए मुझे मेन भी खोलना पड़ेगा, सर्विसेज भी खोलना पड़ेगा, फिर क्या खुलेगा, आपका फाइनल फ्रंट एंड डेवलपमेंट। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि जिस तरीके से आपका होम पेज है तो मेन एक बेसिक पेज जो है वो सब में एक ही चलेगा। बात समझ आ रही है, जो मेन पेज है, मेन पेज में क्या क्या होता है, साइड बार होता है, ठीक है, एक नीचे फुटर होता है, सही, और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे डेट हो गई जो कि सारे मेन पेजेस में कॉमन रहेंगी, वो सब सेम लगा रहेगा, वो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब जो उनका मिडिल वाला सेक्शन है, जैसे यहाँ पे सर्विसेज सेक्शन है, तो मिडिल वाला सेक्शन है वो बदलेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो बीच में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट्स। अगर आप सर्विसेज देखना चाहते हैं तो बीच में क्या लग जाएगा, सर्विसेज। अब उस सर्विसेज सेक्शन के अंदर और आपको क्या देखना है, अब इसका मतलब है कि वो साइड बार, फुटर, नेविगेशन बार सब कुछ बरकरार रहेगा, ये हमारा मेन है। इस मेन के अंदर जो सर्विसेज मैंने खोला था वो पेज बरकरार रहेगा, खुला हुआ है, और उसके बीच में मेरी क्या चेंज होती रहेंगी, सर्विसेज। इस तरीके से आप क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट डैशबोर्ड। जो अभी तक आप सारी चीजें पढ़ रहे थे, ये बेसिकली आप क्या पढ़ रहे थे, डैशबोर्ड की। और डैशबोर्ड्स बहुत ज्यादा कॉमन है, जितना आप सोचते हैं, आप देखते हैं वेबसाइट्स को, उससे ज्यादा कॉमन है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि डैशबोर्ड की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो एक सिंपल क्या है, वेबसाइट है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी ईमेल सर्विसेज। आप आउटलुक खोलते हैं, आप याहू खोलते हैं, आप जीमेल खोलते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जब बीच वाले सेक्शंस चेंज हो रहे होते हैं लेकिन बाकी चीजें सेम रहती हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल आप फेसबुक ले लें, आप फेसबुक की मेन वेबसाइट खोलें तो साइड बार सेम रहेगा, टॉप बार सेम रहेगा, नीचे फीड चलती रहेगी, वो अपने सही, आप हर कोई अपना अपना पेज अपना काम कर रहा है, लेकिन नीचे आपके जो चैट है वो खुलती रहती है, आप जिसकी चैट को क्लिक करते हैं उसकी चैट खुल जाती है, सही है। बाकी पीछे बैकग्राउंड में सब सेम है। इसके अलावा जब आप साइड में फ्रेंड्स को क्लिक करते हैं तो जो बीच वाला सिर्फ सेक्शन है वो बदलता है। बात समझ आ रही है, आप किसी पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो बीच वाला सेक्शन होता है सिर्फ वो बदलता है, बाकी सारी चीजें क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो इस तरीके से आपकी नेस्टिंग काम करती है। तो नेक्स्ट क्लास में ये नेस्टिंग का काम हमारा यहां पे हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम लोग यूआरएल के थ्रू डेटा कैसे पास करते हैं, सही है। ये बहुत कॉमन और आसान टेक्निक है जो हम ये यूज करते हैं नॉर्मली। ये शायद आपने देखा भी होगा। फर्ज करेंगे अगर आपके पास है प्रोडक्ट्स में आपके पास है कार
कार में आपको ऊपर नॉर्मली दिखता है कि जब आप पेज 1 करते हैं तो उधर 1 आता है, पेज 2 करते हैं तो उधर 2 आता है, पेज 3 करते हैं तो उधर 3 आता है, या ऐसे भी लिखा हुआ होता है या ऐसे भी लिखा हुआ होता है। सही है, इसको हम क्वेरी पैरामीटर कहते हैं। सही है, और इसको हम लोग बेसिकली नेस्टिंग ही कहेंगे। लेकिन ये पास कैसे होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अगर यहां पे 1 आया है तो मुझे कंपोनेंट के अंदर ये 1 कैसे मिलेगा, अगर यहां पे 2 आया है तो मुझे कंपोनेंट के अंदर 2 कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। तो राउटिंग का जो आपका टॉपिक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, वो बहुत ईजी है। इसके बाद अब आप जो उसको एक सिंपल सा आपको असाइनमेंट भी है इस वीक में, मैं खुद भूल गया मैंने क्या दिया था। वैसे हाँ सही, बहुत आसान दिया है वो तो। सही है, आपको क्या बनाना है, एक सिंपल रिएक्ट ऐप बनानी है। उसमें कितने एटलीस्ट कितने कंपोनेंट होने चाहिए, एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप जितने चाहें बनाना चाहें। उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है कि आपने पहले ऐप बनानी है, उसमें रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करना है, कौन सा 6.3। उसके बाद आपने एक नेव बार बनानी है और नेव बार सारे कंपोनेंट्स को क्या होगी, विजिबल होगी। सही है, तो उसके बाद आपने राउटर V6 को यूज करना है अपने कंपोनेंट्स को चेंज करने के लिए, ये आपका बेसिकली सेकंड है। उसके बाद जो थर्ड है कि आपने कोई ना कोई एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाना है, मतलब कोई भी एक मेन कंपोनेंट का क्या होना चाहिए, चाइल्ड कंपोनेंट होना चाहिए। और ये सब के लिंक्स किसमें होने चाहिए, नेव बार। अभी अगर आप देखें तो मैंने आपके साथ एक गेम की है, सही है, जो अभी आपने शायद पहचानी नहीं। तो गेम आपके साथ ये हुई है कि मैंने ये जितने भी राउट्स बनाए, प्रोडक्ट्स, मेन, फिर मेन के अंदर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर फिर ये कार, बाइक, ये जितने भी राउट्स बनाए ये मैंने नेविगेशन में नहीं डाले। सही है, उसमें टाइम लगता है, सही, कि जाके उसको एंकर टैग को बदल के मुझे लिंक करना पड़ता है, उसको फिर 2 करना पड़ता है, 2 के बाद उसका राउट चेंज करना पड़ता है। लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप ये काम ज़रूर करेंगे कि उसका जो भी आप राउट्स बनाएंगे वो किस में होना लाजमी है, आपके नेविगेशन बार में होना लाजमी है। और आप नेविगेशन बार से ही उसको टॉगल करोगे। और नेविगेशन बार जो है वो किसी ना किसी फ्रंट एंड लाइब्रेरी के थ्रू बनाएंगे आप, यानी कि बूटस्ट्रैप बना लें, टेलविंड बना लें, गेट्सबी बना लें, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन आप फ्रंट एंड कोई ना कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल कर लें। मटीरियल यूआई है नहीं, किसने कहा, चाइल्ड कंपोनेंट्स का ड्रॉप डाउन होगा ना। अब जैसे कि हमारे पास मेन है, तो जैसे होम पेज है तो ये होम पेज बेसिकली ड्रॉप डाउन होगा, ड्रॉप डाउन, मेन ड्रॉप डाउन के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होंगे, फिर आप जब इस पे होवर करेंगे तो एक और छोटा एक होवर खुलना चाहिए, तो आप उसका चाइल्ड होगा। सही है, तो ये आसान है, ये तो बूटस्ट्रैप का काम था ये तो बहुत आसान चीज है। सही है, अगर आप किसी को कोई इशू हो ना तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा कि ड्रॉप डाउन हो, चैट जीपीटी आता है, जो थोड़ा अक्लमंद होगा वो भी इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन चलो, तो ये हमारे पास आज के राउटर का काम था। आज नेक्स्ट वीक जैसे मैंने कहा कि राउटर आपका तकरीबन खत्म हो जाएगा। राउटर के बाद जो है नॉर्मली आपका, नहीं आप बात कर लें, बोले तो जो आपका राउटर का जो खत्म होगा टॉपिक, उसके बाद हम शुरू करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन उसका मैंने एक स्टैंडर्ड कोड बनाया हुआ है, जो स्टैंडर्ड कोड मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, और वो भी मैं आपको पूरी की पूरी फाइल दे दूंगा जो आपके गूगल क्लासरूम पे जाएगी। तो वो कोड छापना मसला नहीं है, उस कोड को समझना मसला है। आपको पता होना चाहिए कि वो कोड एक तो बना कैसे और उस कोड में कौन सी चीज़ क्या कर रही है। ठीक है, बाकी मुझे पता है कि वो कोड हर एप्लीकेशन में सेम रहता है, तो इस वजह से मैं खुद भी एक फाइल मैंने बनाई हुई है। मैं कोई भी नई ऐप बनाता हूँ तो उसमें वो फाइल कॉपी करता हूँ और मेरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई रेडी। सही है, विद इन अ सेकंड, क्योंकि कन्वीनियंस है तो बंदा बार बार उसको क्यों बनाए। और मुझे पता है कि हर बार जो मेन कोड है, जो बेसिक कोड है, वो सेम रहता है। जो समझने वाली चीज़ है कि उसमें समझने वाली ये चीज़ होती है कि आपको कौन सा वेरिएबल कब कॉन्टेक्स्ट एपीआई को देना है। ठीक है, वो हम जब कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ेंगे तो तब ये चीज़ को डिस्कस करेंगे। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बाद हम पढ़ेंगे एक्सियस। एक्सियस में हम आपको बताएंगे कि आप रिएक्ट, आपने ऐप बना ली, सही है, आपने राउटर लगा के आपने पेजेस बदल दिए, आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना के आपने अलग अलग कंपोनेंट्स को डेटा पास कर दिया। अब तक आपने जो डेटा पास किया वो प्रॉप्स के थ्रू किया है, लेकिन प्रॉप्स का मसला था कि चाइल्ड टू, सॉरी, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा जा सकता है।
मसला तब होगा कि जब ये वाले मसले हो। अब एक दो पेरेंट जो आपके कंपोनेंट है वो ना एक दूसरे के चाइल्ड है ना एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, क्योंकि वो किसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, राउटर्स के थ्रू। अब उनके बीच में आप डेटा कैसे पास करोगे? तो सबसे जो ईजीएस्ट और कन्वीनियंट जो मेथड है वो कौन है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो इस वजह से कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बहुत अहमियत है। उसके बाद एक्सियोस की क्यों अहमियत है कि आपको अब ऐप बन गई, लेकिन रिएक्ट की हमने क्या खासियत पड़ी थी कि वो क्यों ज्यादा पॉपुलर है? डेटा मैनेजमेंट की वजह से। और डेटा जो है सिर्फ आपके यूजर के पास नहीं होता, वो डेटा कहां से आता है? सर्वर। तो अब रिएक्ट को अब आप कनेक्ट करेंगे फाइनली किसके साथ? सर्वर के साथ। हम कोशिश करेंगे कि मेरे पास शायद पड़ा हुआ होगा बैच 2 का कोई कोड एक्सप्रेस का, या तो वो इस्तेमाल कर लेंगे, या मेरे पास कोई पाइथन का बैकएंड पड़ा हुआ होगा वो यूज कर लेंगे, मसला कोई नहीं उसका। वो खैर आपको पता लग जाएगा कि अगर आप कनेक्ट करना सीख गए तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि जो बैकएंड है वो किस में लिखा हुआ है, वो नोड में लिखा हुआ हो, वो पाइथन में लिखा हो। वो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा कि मैं आपको रिएक्ट ऐप को पाइथन के साथ कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, वो बहुत आसान है। ठीक है, तो ये सारा आपका ट्रैक होगा। जब आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई और एक्सियोस पढ़ लेते हैं आप तो समझ लेंगे आपको इतनी नॉलेज अब आ गई है कि अब आपकी कंप्लीट रिएक्ट ऐप बनाना शुरू कर दें। उसके बाद हम लोग एक दो कोई ऐप बना लेंगे जिसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज हो रही होगी, एक्सियोस भी यूज हो रहा होगा, और फाइनली आपका जो दूसरे सारे, क्योंकि आपने एक चीज नोट की होगी कि जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े, हमने जो प्रॉप्स पढ़े, कंपोनेंट्स के अंदर डेटा कैसे बनाया जाता है, चाइल्ड कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है, इंपोर्ट कैसे किया जाता है, एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, वो तो अब समझ लो गरीबी में चल ही रहे। सही है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, क्योंकि वो तो फर्स्ट स्टेप है, आप कोई भी और चीज करें तो। बात समझ आ रही है? तो app.js में कैसे काम हो रहा है ये तो मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं जैसे app.js में जा रहा हूं, कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा हूं, उसको चला रहा हूं, क्योंकि अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये वाला सारा काम आता है। अब जैसे हम और आगे पढ़ेंगे तो हम राउटर जब पढ़ लेंगे तो अब मैं फिर अज्यूम करूंगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हुए कि अब आपको राउटर आता है। अब आपके सामने मैं राउटर बनाना शुरू कर दूंगा और पेजेस बनाना शुरू कर दूंगा, लेकिन आपको बताऊंगा नहीं मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि फिर मैं अज्यूम करूंगा कि आपको क्या आता है? राउटर। फिर जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ लेंगे तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई जब हम पढ़ लेंगे तो जब हम एक्सियोस पे जाएंगे तो एक्सियोस के लिए मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूंगा। तो आप देखेंगे मैं आऊंगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई लगाऊंगा और शुरू हो जाऊंगा। तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा कि मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं अज्यूम करूंगा कि आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई आती है, क्योंकि ये स्टेप वाइज मैंने ये काम ऐसे बनाया हुआ है कि आपको एक चीज दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है। बात समझ रहे हैं? अभी तक आपने यूज स्टेट पढ़ा था, यूज इफेक्ट पढ़ा था, उसका अभी तक ज्यादा कोई यूज नहीं आया, लेकिन वो अभी आएगा जब आप राउटर्स यूज कर लोगे। उसके बाद जब आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस्तेमाल करोगे तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए क्या है? डेटा पास करना है ना। जब डेटा पास करना है तो यूज स्टेट की बात होगी। अब जब यूज स्टेट की बात हो रही है, कंपोनेंट रीलोड हो रहा है, कंपोनेंट रीलोड होगा तो कौन आएगा? यूज इफेक्ट। सही है, अब यूज इफेक्ट यूज हो रहा है। उसके बाद जब हम कोई फॉर्म बनाएंगे, लॉगिन फॉर्म, अब सर्वर को डेटा भेजना है तो हमने ऑन चेंज वाला काम किया था, ऑन क्लिक वाला काम किया था, वो वापस आ जाएगा। समझ रहे हैं? हो सकता है मैं ऑन चेंज को इस्तेमाल करने के बजाय यूज रेफ कर लूं, क्योंकि वो भी मैंने आपको बताया था वो क्या होता है। उसका फर्क सिर्फ ये होता है कि वो बार बार कंपोनेंट को रिलोड नहीं करता, जब सबमिट का बटन क्लिक होता है सिर्फ तब वो डेटा उठा के लाता है। तो हो सकता है मैं वो यूज कर लूं, लेकिन वो जाहिर सी बात है मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि उस वक्त मेरा फोकस क्या होगा? एक्सियोस। तो जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ेंगे, जब तक आप एक्सियोस तक नहीं आते, जब आप एक्सियोस तक पहुंच जाएंगे तब आप ये दिमाग में रख लें कि आपको रिएक्ट ऐप बनानी आनी चाहिए, आपको कंपोनेंट बनाना आना चाहिए, आपको नेस्टेड कंपोनेंट का पता होना चाहिए, आपको प्रॉप्स का पता होना चाहिए, आपको रिएक्ट हुक्स का पता होना चाहिए। अब रिएक्ट हुक्स में कौन कौन आता है? यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, ये तीन आपने पढ़े, इन तीन का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको रिएक्ट राउटर का पता होना चाहिए, राउटर के बाद आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई का पता होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बाद आपको एक्सियोस का पता होना चाहिए। जब आप ये सारे स्टेप्स पूरे कर लेंगे ना तो आप समझ लेंगे आपने रिएक्ट के जो मेन कंपोनेंट्स थे वो कंप्लीट कर दिया। जिस तरीके से जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कुछ चीजें काउंट करवाई थी कि जब आपने जावास्क्रिप्ट में ये चीजें पढ़ ली तो समझ लें आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट कर दी है। रिएक्ट में खास बात यह कि रिएक्ट क्योंकि एक लाइब्रेरी है, तो आप जब ये सारी चीजें पढ़ लेते हो तो समझ लें आपने 90% रिएक्ट खत्म कर दिया, और आप इतने कैपेबल हो जाते हैं जब आपने एक्सियोस खत्म कर दिया कि अब आप एक प्रोफेशनल लेवल की कोई ऐप बनाना शुरू करें। बात समझ रहे हैं? क्योंकि उस तक आपको हर चीज आती है। आपको रिएक्ट हुक्स पता है जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई पता है जिसके थ्रू आप मल्टीपल कंपोनेंट्स के थ्रू डेटा पास कर सकते हैं, आपके पास रिएक्ट राउटर है जिसके थ्रू आप पेजेस को बदल सकते हैं, आपके पास एक्सियोस है जिसके थ्रू आप
सर्वर के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपको कंपोनेंट्स की नॉलेज है जिससे आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। आपको ये पता है कि CSS कैसे इंपोर्ट होती है तो आप CSS लिख सकते हैं। सही है। तो जो एक ऐप बनाने के लिए जो आपको टूल्स चाहिए वो आप Axios तक मुकम्मल कर जाते हैं। उसके बाद हम कोई एक दो ऐप बना लेंगे छोटी मोटी। उसके बाद वो ऐप बनाने के बाद आप फाइनली किस पे चले जाते हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, जो कि होती है बैकएंड डेवलपमेंट और Node.js। तो जब तक आप Axios कर लेंगे, जितने आप मुश्किल मरहलों से गुजर जाएंगे, तो आपको एक्सप्रेस बहुत हलवा लगेगी। वैसे एक्सप्रेस दिखने में बड़ी खतरनाक दिखती है, लेकिन जब आप इतने सारे Axios तक पहुंच जाते हैं, जब आप वो सारी परेशानियों को दूर हटा लेंगे, तो आपको वो बिल्कुल हलवा दिखेगी। वो इतनी मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि आप रिएक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट मुश्किल टॉपिक्स आप पढ़ के आते हैं। मसला क्या होता है आपकी साइकोलॉजी बदलने का, क्योंकि पहले आप क्या थे, आप यूजर के लिए एप्लीकेशन बना रहे थे। ये बात समझ रहे हैं आप? अभी तक जो भी आप काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, यूजर। अब ये लॉगिन फॉर्म कौन यूज करेगा, आपका यूजर, आपका क्लाइंट जो आपकी वेबसाइट खोलेगा। लेकिन जो सर्वर है वो किसके लिए बनाया जाता है, वो आपके लिए, वो आपके फ्रंट एंड के लिए, उसको यूजर कभी नहीं देखता। तो आपको अपना दिमाग ना समझ लेंगे यहां से वहां जंप मारनी होती है, कि पहले आप जो भी काम कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे, यूजर के लिए। अब आप जो भी काम कर रहे हैं वो बेसिकली अपने फ्रंट एंड के लिए कर रहे हैं, कि आपका फ्रंट एंड को क्या चाहिए, आपका फ्रंट एंड को क्या देना है। बात समझ आ रही है? तो नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट का बहुत ख्याल रखिएगा और इसको कंप्लीट कीजिएगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो समझ जाइएगा कि अब तक का जितना आपने काम किया उसमें कुछ ना कुछ आपने सीखा है। अगर आपको नहीं आता तो पुरानी वीडियोस आपके पास हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है तो ये वाली जो वीडियो है बेसिकली पूरा असाइनमेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।